नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शब्द चित्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो हर किसी के दिल को छू जाती है। क्लास 11 की इंग्लिश हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक की सबसे खूबसूरत कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये कहानी है खुशवंत सिंह की, जो अपनी दादी के साथ बिताए गए बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखी गई है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर भारतीय परिवार की वो सच्चाई है जो हम सभी ने कहीं ना कहीं महसूस की है। कहानी शुरू होती है एक पोर्ट्रेट से, एक तस्वीर से। लेखक बताता है कि उसकी दादी की एक पुरानी तस्वीर घर में लगी हुई थी, लेकिन ये कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। ये तस्वीर उस समय की थी जब दादी जवान थीं, खूबसूरत थीं। उस तस्वीर में एक अलग ही रौनक थी, एक अलग ही चमक थी। लेकिन लेखक के लिए ये बात समझना मुश्किल था कि उनकी दादी कभी जवान भी रही होंगी, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला था, दादी हमेशा बूढ़ी ही दिखती थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाली। उनके लिए दादी का यह रूप ही सच था, यही उनकी पहचान थी। यहाँ खुशवंत सिंह बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि बच्चों के लिए अपने बुजुर्गों को जवान समझना कितना मुश्किल होता है। हमारे लिए वे हमेशा से बूढ़े ही रहे हैं, हमेशा से वाइज ही रहे हैं। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर फैमिली में देखने को मिलती है। जैसे हमारे लिए अपने माता पिता हमेशा से पेरेंट ही रहे हैं, वैसे ही दादी नानी हमेशा से बुजुर्ग ही रहे हैं। उनका भी कोई चाइल्डहुड था, उनके भी कोई ड्रीम्स थे। ये बात हमारे दिमाग में आसानी से नहीं बैठती। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि लेखक का बचपन अपनी दादी के साथ विलेज में बीता था। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, शांत, सुकून भरा और ट्रेडिशन से भरपूर। दादी का रूटीन बहुत ही सिंपल था। सुबह उठकर वे प्रेयर करती थीं, अपने मन में भगवान का नाम जपती रहती थीं, फिर लेखक को तैयार करके स्कूल ले जाती थीं। ये डेली रूटीन उनके लिए सिर्फ काम नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का मकसद था। स्कूल एक टेम्पल के साथ अटैच्ड था, जहां प्रीस्ट बच्चों को अल्फ़ाबेट और प्रेयर सिखाते थे। ये एजुकेशन सिस्टम आज के ज़माने से बिल्कुल अलग था, जहां स्पिरिचुअलिटी और लर्निंग साथ साथ चलते थे। दादी का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप होता है। वे एक ट्रेडिशनल इंडियन ग्रैंडमदर की परफेक्ट इमेज हैं, रिलीजियस, केयरिंग और अपने ग्रैंडसन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड। उनकी हर सांस में प्रेम था, हर एक्शन में केयर थी। जब लेखक स्कूल में पढ़ता था, दादी टेम्पल में बैठकर प्रेयर करती रहती थीं। वे अपनी रोजरी के दाने गिनती रहती थीं, मन ही मन भजन गाती रहती थीं। ये रूटीन उनके लिए बहुत ही पीसफुल और सेटिस्फाइंग था। उन्हें लगता था कि वो अपने पोते की एजुकेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, भले ही वो डायरेक्टली टीचिंग नहीं कर रही थीं। लेकिन जिंदगी में चेंज आना तय था। जब लेखक के पेरेंट्स ने उन्हें सिटी में बुलाया, तो ये दादी और पोते के बीच के रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ये डिसीजन सिर्फ ज्योग्राफिकल चेंज नहीं था, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल का बदलाव था। सिटी में जाकर सब कुछ बदल गया। अब लेखक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा, जहां साइंस, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये सब्जेक्ट्स दादी के लिए बिल्कुल एलियन थे, जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज हो। यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट आता है। दादी को ये सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न सब्जेक्ट्स उनके पोते को उनसे दूर ले जा रहे हैं। वे इन सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाती थीं और इसलिए अब वे लेखक की स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर सकती थीं। पहले वे उनकी होमवर्क में साथ बैठती थीं, अब वो फीलिंग हेल्पलेस करने लगी थीं। ये उनके लिए बहुत ही पेनफुल था कि वे अपने सबसे प्यारे पोते की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थीं। खुशवंत सिंह यहाँ बहुत ही सेंसिटिवली जनरेशन गैप की प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया की कहानी है, जब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न एजुकेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये वो दौर था जब देश में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा था और ओल्ड जनरेशन को लग रहा था कि उनकी वैल्यूज़ और कल्चर खत्म हो जाएंगे। दादी की परेशानी और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। उनके लिए म्यूज़िक एक फ्रिवलेस एक्टिविटी थी, जो सीरियस एजुकेशन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, न कि एजुकेशन के लिए। ये कल्चरल डिफरेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दादी के ज़माने में म्यूज़िक को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता था, जबकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता था। समय के साथ दादी और लेखक के बीच की क्लोजनेस कम होती गई। अब वे साथ में स्कूल नहीं जाते थे, साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते थे। ये डिस्टेंस फिजिकल नहीं था, इमोशनल था। दादी अपना समय स्पिनिंग व्हील के साथ बिताने लगी और स्पैरोज़ को दाना डालने में व्यस्त होने लगी। उनकी स्पिनिंग व्हील की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती थी, जैसे कोई मोनोटोनस म्यूज़िक हो। ये उनके लिए मेडिटेशन का काम करता था।
यहाँ एक बहुत ही टचिंग सीन आता है, दादी का स्पैरोज के साथ का रिलेशनशिप। वे रोज छत पर जाकर चिड़ियों को दाना डालती थीं। ये उनके लिए एक सोर्स ऑफ जॉय बन गया था। वे चिड़ियों से बात करती थीं, उन्हें प्यार से बुलाती थीं। चिड़ियाँ भी उन्हें पहचानने लगी थीं और उनके आने का इंतजार करती थीं। ये दिखाता है कि जब ह्यूमन रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस आ जाती है तो लोग नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं। ये उनके लिए इमोशनल सपोर्ट था। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब लेखक यूनिवर्सिटी जाने के लिए अब्रॉड चला जाता है। ये सेपरेशन 5 साल का था। इन 5 सालों में दादी की जिंदगी और भी मोनोटोनस हो गई थी। वे अपनी डेली रूटीन फॉलो करती रहती थीं, लेकिन अब उनके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं था। जब लेखक वापस आते हैं तो दादी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने आती हैं, लेकिन अब वे और भी बूढ़ी हो गई थीं। टाइम ने उन पर अपना प्रभाव दिखाया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही प्रेम था। वापसी के बाद एक दिन दादी अचानक से बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ जो बात सरप्राइजिंग है वो ये कि वे बीमारी के बावजूद भी अपनी डेली रूटीन फॉलो करती रहती हैं। वे अपनी प्रेयर करती रहती हैं, स्पैरोज को दाना डालती रहती हैं। ये उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर का प्रूफ था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा नहीं। कहानी का अंत बहुत ही इमोशनल है। दादी की डेथ के समय हजारों स्पैरोज उनके कमरे में आ जाती हैं। वे कोई आवाज नहीं करती, बस चुपचाप बैठी रहती हैं। ये सीन सिंबॉलिकली बहुत ही पावरफुल है। ये दिखाता है कि दादी का नेचर के साथ कितना गहरा कनेक्शन था। जानवर भी इमोशंस फील करते हैं, वे भी लॉस को समझते हैं। जब फैमिली मेंबर्स चिड़ियों को दाना देने की कोशिश करते हैं तो वे उसे टच भी नहीं करती। ये उनका दादी के लिए ट्रिब्यूट था, उनका वे ऑफ मॉर्निंग था। ये सीन दिखाता है कि प्रेम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो स्पीसीज के बीच भी एग्जिस्ट करता है। ये कहानी हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। पहला ये कि रिलेशनशिप्स में टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन लव हमेशा बना रहता है। दूसरा ये कि जनरेशन गैप एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट और केयर कम हो जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमें अपने एल्डर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि टाइम एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि हर जनरेशन के अपने वैल्यूज होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को समझना बंद कर दें। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को उतना ही छू गई होगी जितना हमारे दिल को छूती है। ऐसी ही और भी इमर्सिव लिटरेरी जर्नीज के लिए शब्द चित्र के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अपनी टेक्स्ट बुक से ब्रेक की जरूरत है।